हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री। और आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द बेस्ड ऑन द इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड हीट एंड वर्क डन। ठीक है, प्रीवियस 3 लेक्चर के अंदर हमने थ्योरी पोर्शन किया था, समझा था कि वर्क डन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दी है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया है जो अभी अभी जुड़ा है तो प्लीज आगे के 3 लेक्चर देखिए और बाद में ये एमसीक्यू लेक्चर देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं हूं आनंद। आइए देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल और एमसीक्यू करने वाले हैं बेस्ड ऑन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है, तो नोट पेन सब ले लीजिए दोस्तों और साथ में जुड़े रहिए। कैसे करना है देखो। पहला क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड in thermally insulated container is stirred for 2 hours। स्टरिंग हुई है, उसमें एक लिक्विड फिलअप किया गया है इस इंसुलेटेड कंटेनर में। कहां पे दोस्तों? एक इंसुलेटेड कंटेनर मतलब क्या? देखो, इंसुलेटेड कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर मतलब हीट अंदर नहीं आ सकती और हीट बाहर नहीं जा सकती। उसके अंदर एक लिक्विड फिलअप किया है, उसको 2 घंटे तक मैकेनिकल लिंकेज टू अ मोटर इन द सराउंडिंग फॉर दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस को इस तरीके से किया गया है कि ऐसा एक लिक्विड है जिसके ऊपर हमने एक मैकेनिकल लिंकेज लगाया और वहां पे हमने ऐसा पैडल जैसा लगाया और यहां पे हमने लगा दी एक मोटर, जिस मोटर से ये घूमेगा और ये भी घूमेगा। ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन है। ठीक है, सो फॉर दिस प्रोसेस में ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसमें क्या सोचना है दोस्तों? इसमें सोचना यह है कि पहले तो ये अंदर हीट जाएगी नहीं, अंदर से हीट बाहर आएगी नहीं, तो आपका यहां पे Q0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर ये पोर्शन क्या हो जाएगा? 0। और यू कैन से दैट इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है बेटा? ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में Q0 हो जाएगा। Q0 है तो बेटा डेल्टा U क्या हो जाएगा? W के बराबर। यानी इस सिस्टम के ऊपर मैं वर्क करूंगा, हालांकि मैं कर ही रहा हूं क्योंकि मोटर क्या कर रहा है? घूम रहा है, उसकी वजह से ये पैडल भी घूम रहा है। तो यहां पे सिस्टम जो है वो ये लिक्विड है और वो भी घूम रहा है। इसका मतलब वर्क डन ऑन टू द सिस्टम हुआ। क्या हुआ बेटा? वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ऑन द सिस्टम में और बाय द ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ऑन द सिस्टम में वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि सिस्टम के अंदर हम वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। सिस्टम खुद वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, यानी W क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया, W ग्रेटर देन 0 आया, तो डेल्टा U भी ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लिफ्ट अप हुई। राइट? अंदर हीट आ ही नहीं रहा है और हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने से जो एनर्जी अंदर आएगी सिस्टम में, वो उसके स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी और स्टोरेज की एनर्जी में बढ़ोतरी होगी, यानी कि डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में? तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है
वो ये सिलेक्ट, पहला ऑप्शन देखो W इज नेगेटिव लिखा है वो गलत है, दूसरा W नेगेटिव लिखा है वो भी गलत है, यहां पे W पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहां पे Q ग्रेटर देन 0 लिखा है, नहीं Q तो 0 है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी में देखते हैं W इज ग्रेटर देन 0, Q इज इक्वल टू 0 जो कि हमने पहले ही बता दिया है, और डेल्टा U इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट्स वाई ऑप्शन डी। प्रॉब्लम हुआ ना? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले 3 लेक्चर की बराबर से नोट्स बनानी होगी दोस्तों, ठीक से नोट्स बनाओ। आपको नोट्स नहीं बनानी और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ये नहीं हो सकता। आपको नोट्स अच्छे से बनानी पड़ेगी, उसको बार बार याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बेटा करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सिलेक्शन होगा, राइट? ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। भाई सच बताऊं, आपके पास टाइम है लेकिन टाइम को मैनेज कैसे करना वो आपको नहीं पता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे मैनेज करना है। आपके पास 24 घंटे है, हाँ या ना? हाँ है। 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 8 आवर्स फॉर स्लीप, सो जाइए। 8 आवर्स जो है उसमें आप ट्यूशन, कोचिंग, पढ़ाई वो सब, तो यहां पे ये जो है स्कूल कोई जाता हो तो, या तो फिर कोचिंग या ट्यूशन, और यहां पे जो है वो 8 आवर वो आपका है। इसमें होना चाहिए बेटा सेल्फ स्टडी। आप बोल रहे हो सर मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझे करवाइए, नहीं, यहां पे लिखा है सेल्फ स्टडी, आपको खुद करना है। जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं 12 घंटे नहीं पढ़ सकता और मुझे नीट में सिलेक्शन चाहिए, MBBS बनना ही है, डॉक्टर बनना ही है, तो बेटा झूठ बोलना बंद करो, पेरेंट्स को बुलाओ और मीटिंग करो कि ये मुझसे नहीं होगा। 12 घंटे पहले पढ़ने की आपको ताकत रखनी, यहां पे मैं 8 घंटे की बात कर रहा हूं। 4 घंटे वैसे भी कम है, क्या इस 8 आवर में आप प्रॉपर सेल्फ स्टडी कर रहे हो? क्या होता है सेल्फ स्टडी? सर ने जो कुछ भी पढ़ाया आज के लेक्चर में उसको कम से कम 3 घंटे तक आप उसको रिवाइज कीजिए, कम से कम 3 घंटे तक लगाइए, उसके आसपास रहिए जो सर ने पढ़ाया वो, जो भी सब्जेक्ट में, और उसके बाद आपको करने हैं सॉल्व MCQ। क्या सॉल्व करना है बेटा? MCQ। अभी सर मैं जो यहां पे MCQ सॉल्व करा रहा हूं उतना कर लेंगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस मेरा डेवलप्ड है वो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप्ड होना चाहिए, तो ही आप कर पाओगे। आपको क्या लगता है जेई के अंदर 1 मिनट में आप, नीट के अंदर 1 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, फॉर्मूला समझोगे, अप्लाई करोगे और टिक करोगे, ये सारा 1 मिनट में ऐसे ही हो जाएगा? नहीं होगा बेटा। जेई के अंदर 2-2.5 मिनट मिलते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी लेवल्स अलग होता है, कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है, एक से ज्यादा कंसेप्ट मर्जर होते हैं। ये सारी बातें आपको इन टाइम करनी है। 12वीं या जेई मेंस या नीट डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है इन टाइम करना। आपका यही चीज इन टाइम नहीं हो रहा है, इसको पहले समझिए, ठीक है? कि सर ये ठीक है, चलो 8 घंटा सो लिया, 8 घंटे में आपका कोचिंग हो ही जाता है, ट्यूशन प्लस जो भी है, और बाकी का 8 घंटा आपका सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी में प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सरसाइज सॉल्व होनी चाहिए, जो भी वर्कशीट हम यहां से प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, वर्कशीट याद आया, अब मैं एक व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूं और उसमें आप एक व्हाट्सएप चैनल में आप हमारे साथ जुड़िए, राइट, और उसके अंदर सारी वर्कशीट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है? तो जुड़े रहना, मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आज के सेशन की, ठीक है, जिसमें ये नोट्स भी आ जाएगा, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं, बाद में मैं बताता हूं कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है। देखो 12 जेई नीट टफ नहीं है, आपका हैंडलिंग जो है वो काफी ज्यादा निर्भर करता है, और उसके अंदर आपके जो गट फीलिंग है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है,
आप किस चीज को बिलीव में लेके आते हो, कौन सा बिलीव आप लेके बैठे हो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसको करना बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसके लिए मैं वीडियो के एंड में एक अच्छी सी एडवाइस देने वाला हूं, जुड़े रहना। आइए देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, देखिए कैसे सॉल्व करता हूं। एन आइडियल गैस एक्सपांड अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, जो मुझे यहां पे समझ में आना चाहिए, वो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक गैस एक्सपांड हो रहा है, देखो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। गैस क्या हो रहा है बेटा, एक्सपांड हो रहा है। अच्छा, एक्सपांड होने से याद आए, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, वर्क का मतलब ही वॉल्यूम चेंज है, राइट। और वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अंडर में एक्सपांड हो रहा है या वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे साफ साफ लिखा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है बेटा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, यानी 2 atm आपके पास एक प्रेशर दिया हुआ है। फ्रॉम 20 लीटर टू 40 लीटर, VI आपके पास है 20 लीटर एंड VF आपके पास है 40 लीटर, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब 10 किलो जूल। एब्जॉर्ब वर्ड आया बेटा, एब्जॉर्ब यानी Q पॉजिटिव लेना होगा हमें, Q पॉजिटिव लेना होगा 10 किलो जूल, Q पॉजिटिव लेना होगा 10 किलो जूल ऑफ हीट ऑफ सराउंडिंग। ओके, एब्जॉर्ब हो रहा है यानी कि ये सराउंडिंग में से एनर्जी ले रहा है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या पूछा है, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू में क्या बदलाव होगा, वो आपको पूछा है। आइए समझते हैं कैसे करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब मुझे चाहिए डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रिवर्सिबल वाला या इरिवर्सिबल वाला। तो बहुत सिंपल है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो डब्ल्यू यहां पे इरिवर्सिबल आएगा। क्या आएगा बेटा, इरिवर्सिबल। तो क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डेल्टा वी, ये होगा। अच्छा, क्यू पॉजिटिव लेना है, हाँ कितना है भाई, 10 किलो जूल। तो मैं यहां पे 10 किलो जूल, लेकिन आंसर देखो बेटा, आंसर जूल में है तो मैं यहां पे 10,000 कर देता हूं, जूल में कन्वर्ट कर देता हूं, ब्रैकेट बड़ा ले लेते हैं। पी एक्सटर्नल क्या है, 2 atm है। क्या है, 2 atm। atm में यहां पे थोड़ी देर के लिए लिखूंगा क्योंकि जरूरत है। atm डेल्टा वी कितना होगा बेटा, 20 से 40 हो रहा है, यानी 40 माइनस 20 यानी 20 लीटर रहेगा। ओके, तो चलिए अब देखो, इसका यूनिट है जूल और इसके मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आएगी यानी 40 40, उसका यूनिट होगा एटीएम लीटर। और एटीएम लीटर और जूल में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर भी जूल में है। और जूल में कन्वर्जन यहां पे गिवन है 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 माइनस यहां पे 40 एटीएम लीटर, ठीक है, ये एटीएम लीटर है। लेकिन अब मैं वो एटीएम लीटर हटा रहा हूं और आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअली में 101.3 से। अगर मैं यहां पे 101.3 करूंगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो हमेशा ही याद रखना है कि अगर मैं एमसीक्यू कर रहा हूं और एटीएम लीटर से जूल में जाना है तो नियरली 100 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि आंसर आसपास आएगा। हमें आंसर लाना नहीं है, आंसर जजमेंट लेना है कि ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक है। इंटीजर टाइप हो तो बात अलग है, तो आपको करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्योंकि ये 101.3 है, तो यहां पे कितना आएगा 4000 और यहां पे 10,000, नियरली आंसर 6000 जूल के आसपास होगा। क्या ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, ये 4000 है, हाँ ये रहा 6000 के आसपास, ऑप्शन बी 5948। आई बात समझ में? ओके, एक मिनट मैं देख लेता हूं कैमरा के अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं,
क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूं इसीलिए, या ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की ओर। देखिए जरा अब इसके अंदर क्या है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक आइडियल गैस है और वो 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट वर्क इन जूल इज डज इफ एक्सपांड अगेंस्ट वैक्यूम। ओ वैक्यूम, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल होता ही नहीं है, यानी कि कोई गैस को मैं, कोई पिस्टन है जिसके अंदर मैंने गैस फिलअप किया है, इस गैस को मैं एक्सपांड करूं लेकिन बाहर के ऊपर से कोई पी एक्सटर्नल लग ही नहीं रहा है, पी एक्सटर्नल 0 है, तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, यानी वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो यहां पे ये 0 है, तो याद रखिए आपको वैक्यूम अगर गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है पी एक्सटर्नल 0 और इसका मतलब है फ्री एक्सपांशन। क्या मतलब है इसका? फ्री एक्सपांशन। क्या मतलब है इसका? फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन ये सब होता है, इसीलिए वर्क डन यहां पे 0 आएगा। वर्क डन यहां पे क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो आपका आंसर है डी। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे आपके पास यहां पे 0.01 मोल सैंपल ऑफ अ गैस इज कंप्रेस्ड। तो यहां पे बहुत सिंपल है, गैस हो रहा है कंप्रेस्ड फ्रॉम VI 4 लीटर VF to 1 liter. Okay, at constant temperature, what is the work done for this process if external pressure is 4 bar? क्या एक्सटर्नल प्रेशर आपको वेरिएबल दिया? नहीं दिया, 4 बार ही तो है सर, लिखा नहीं है कांस्टेंट, तो क्या हुआ? दूसरा प्रेशर ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा। और वो कितना है बेटा? 4 बार। अब मुझे निकालना है वर्क डन। अब मुझे निकालना है वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? यहां पे वर्क डन इरिवर्सिबल आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और क्या होगा पी एक्सटर्नल? क्या होगा पी एक्सटर्नल? पी एक्सटर्नल है 4 बार माइनस 4 बार डीवी। डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी यहां पे VF माइनस VI, तो ये हुआ हमारा VF और ये हुआ VI। VF है 1 माइनस 4, यानी यहां पे आएगा माइनस प्लस, यानी 12 बार लीटर। क्या आंसर हमारा बार लीटर में है? क्या आंसर हमारा बार लीटर में? नहीं सर, जूल में है। तो याद रखिए दोस्तों, ATM लीटर और बार लीटर, देखो ATM लीटर में से अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.32 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और बार लीटर से अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन स्मार्टली आपको MCQ में दोनों केस में 100 करके आप चेक कर सकते हो आपका आंसर नियरली सेटअप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका 30 सेकंड बच जाएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको यहां मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और आपका आंसर लगभग क्या आना चाहिए? 1200 जूल आना चाहिए, जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में 1.2 इंटू 10⁻³ जूल। आई बात समझ में कैसे हैंडल करना है ऐसे न्यूमेरिकल को? हाँ या ना? कमेंट करते जाना दोस्तों, कमेंट करते जाना और एंड तक देखना, क्योंकि यहां पे आपको
क्योंकि यहां पे आपको लास्ट में मैं एक बात बताने वाला हूं, ठीक है। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कुछ होता नहीं है, उनके लिए है ये, ठीक है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूं, आप भी सोचो इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप भी सोचो इसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, okay, a sample of ideal gas expand 1 meter cube to 3 meter cube in reversible process। Vi जो है वो 1 मीटर क्यूब है, Vf जो है वो 3 मीटर क्यूब है, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर विच, अब यहां पे ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा बोल दिया गया है हमें, ठीक है। उसके लिए P की जो वैल्यू है वो kV² लिखा है और K जो है वो कांस्टेंट लेना है 6 बार पर मीटर रेस्ट टू 6। वर्क डन बाय द गैस इज, अब देखो भले ये रिवर्सिबल है, भले ये क्या है, रिवर्सिबल दे दिया है हमें, रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्ट इक्वेशन ऑलरेडी पता है, लेकिन वो इक्वेशन में यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास VI VF, लेकिन हमारे पास ऐसा मोल नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, ये सारी बातें नहीं है, लेकिन हमारे पास यहां पे P और K जैसे कांस्टेंट अवेलेबल है। तो मुझे यहां पे जैसे मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, तब जो प्रोसेस मैंने की थी वहां से मुझे शुरू करना पड़ेगा। देखो कैसे, कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV, यही तो था हमारा, यहां से तो शुरू किया था। अब देखिए, चेक कीजिए उस थियरी को, तो ये हो गया। तो ये P जो है उसकी वैल्यू आपके पास है kV², K की वैल्यू भी है, वो मैं बाद में समझाता हूं, पहले आपको ये चेक करना होगा कि W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ kV² dV। दोस्तों यहां पे K क्या गिवन है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो K को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, आपको ढूंढ निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। तो W इज इक्वल टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ V² dV। अब V² का इंटीग्रेशन क्या होता है? V³/3 माइनस K ब्रैकेट V³/3 ब्रैकेट ओवर। अब हम कहां से कहां कर रहे हैं? तो 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब V की वैल्यू पहले मुझे क्या रखनी पड़ेगी? तो माइनस के V की वैल्यू लगाते हैं पहले 3 मीटर क्यूब और उसका भी क्यूब, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 मीटर क्यूब और उसका भी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने V की वैल्यू लगाई। अब K की वैल्यू भी लगा सकते। K की वैल्यू है 6 बार मीटर रेस टू 6 बार डिवाइडेड बाय मीटर रेस टू 6 ब्रैकेट 3 का क्यूब 27 मीटर रेस टू 9 होगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 मीटर रेस टू 9 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 26/3। तो 6 बार डिवाइडेड बाय मीटर रेस टू 6 ब्रैकेट 26 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन यहां पे मीटर रेस टू 9 है, ठीक है। हाँ, ओके। अब यहां पे क्या करते हैं, ये जो है उसको मैं वापस से एक बार लिख देता हूं कि आपके पास W की वैल्यू आई 6 बार मीटर रेस टू 6 ब्रैकेट
26 डिवाइडेड बाय 3 मीटर रेस टू 9, ये आया। अब इसको हैंडल करते हैं भाई। तो सबसे पहले ये कट जाएगा और ये हो गया 2 और ये 6 यहां पे कट जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे बन रहा है 2, लेकिन ये स्टिल बार में है भाई, और ये मल्टीप्लाई बाय 26 मीटर रेस टू 3 बराबर 26 मीटर रेस टू 3। 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं बार लीटर में, तो 2 बार इंटू 26 इंटू 1000, ये हो गया अभी लीटर में। तो आपका आंसर अभी है बार लीटर में। किस में है बेटा? बार लीटर में। और बार लीटर में से मुझे कन्वर्ट करना है जूल में, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ठीक है, कि मेरे पास 100 जूल है इज इक्वल टू 1 बार लीटर है। तो 1 बार लीटर को कन्वर्ट करना है तो 100 जूल होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं। 2 इंटू 26 इंटू 1000 इंटू 100, ये आया आंसर जूल में। अब हम चेक कर लेते हैं आंसर किस में है, जूल में या किलो जूल में दोस्तों। तो किलो जूल में है भाई। तो देखो किलो जूल में कैसे करते हैं, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। किलो जूल में करते हैं तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000। तो ये आंसर हो गया आपका किलो जूल में। तो ये कैंसल, 26 इंटू 2 5200, आपका आंसर यहां पे बन रहा है 5200 किलो जूल। ये है आपका वर्क डन। आई बात समझ में? तो यहां पे मेथड जो है उसमें यूनिट कैसे सेटअप करना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे मैंने एक यूनिट यहां पे यूज किया, वो कौन सा था कि 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, इसको भी मैंने यूज किया। आई बात समझ में? लिखते जाइए दोस्तों, मैंने कैसे सेटअप किया है, वर्क डन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप की चैनल में। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल में साथ में जुड़े रहना हमारे साथ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, देखिए जरा इसमें कैसे हैंडल करते हैं। आइए, A given mass of the gas expand reversibly from the state A to the state B by the path of 1, 2 and 3 as shown in figure W1, W2, W3. ठीक है, respectively by the work done by the gas along the 3 path. यहां पे हमें क्या बताया गया है, मैं वापस से समझाता हूं। यहां पे कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट है, जिसमें ए एंड बी एक स्टेट है, एक सिचुएशन है। ए में से बी स्टेट में जाने के लिए 3 अलग अलग रास्तों, पाथ लिए गए हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन की बात है। तो ये प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व है, सपोज कीजिए इस तरीके से कोई वर्क डन हो रहा है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व। क्या सोचना है इसमें? एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है उसको हम ए से बी जाने में कितना वर्क डन हुआ वो जान सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, मैं वापस से इसको ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा और समझते हैं कि वर्क डन जो है ना वो पाथ फंक्शन है। वो क्या है बेटा? पाथ फंक्शन है, जो रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, स्टेट सेम है, लेकिन रास्ता मैं सपोज मान लीजिए मैं ऐसे जाता हूं ए से बी, तो इसका वर्क डन इतना आएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता हूं, मैं ऐसे जाता हूं, तो इसका वर्क डन इतना ही आएगा, एरिया। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, बट रास्ता अलग होने की वजह से वर्क डन बदल जाता है। राइट, याद कीजिए स्टेट फंक्शन में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपको 5 मंजिला इमारत के ऊपर जाना है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी
mgh जितनी होगी। तो h हाइट अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, हर एक रास्ते के लिए आपको डिफरेंट वर्क डन करना पड़ेगा। आप सीढ़ियों से जाओगे 5 फ्लोर को तो अलग वर्क डन है, लिफ्ट से एस्केलेटर से जाओगे तो अलग वर्क डन है, या पैराशूट लेके आप उस उतनी हाइट की बिल्डिंग के ऊपर कूदोगे तो डिफरेंट वर्क होगा। आई बात समझ में? तो वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के ऊपर ये सवाल बनाया गया है कि अगर मैं ए से बी स्टेट को डिफरेंट ए से बी स्टेट को डिफरेंट पाथ से अचीव करूं, ए से बी अचीव क्या करना है? अचीव करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट, लेकिन मैं ये पाथ को अचीव करूं तो इसके नीचे जो एरिया कवर है वो उसका वर्क डन होगा। अगर मैं इस पाथ से करूं तो इसके नीचे जो आएगा थोड़ा सा कट जाएगा ना, हाँ, और कटेगा यहां पे। तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोलेंगे वर्क डन। तो 1 फर्स्ट वाला वर्क डन जो है वो सबसे कम आएगा, और 3 वाला वर्क डन जो है वो सबसे ज्यादा आएगा। तो वर्क डन 3 इज ग्रेटर देन द वर्क डन 1। तो ऑप्शन बी आपको मिल रहा है, W1 इज स्मॉलर देन W2 इज W3। आई बात समझ में दोस्तों? वर्क डन कैसे देखना है? ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, लेकिन यही करना है आपको। आज मैं वही आपको सिखा रहा हूं कि ग्राफ को कैसे टैकल करना है। ठीक है, याद रखना एरिया अंडर द कर्व, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ग्राफ वाला ही है, करिए इसको। देखो इसके अंदर क्या हुआ, एक आपको साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। इसमें अगेन आपको यूनिट का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम, कोई सिस्टम है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी Q पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, Q पॉजिटिव है इन गोइंग थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो यहां पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, और शोन इन फिगर इज। तो आपको हीट निकालना है, Q निकालना है। इसमें 2 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली बात है, नोट कर लिए साथ साथ में, कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है, क्या गिवन है बेटा, कोई साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है जो जिसके अंदर इनिशियल स्टेट वापस से रीगेन होता है, तो डेल्टा यू जो स्टेट फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इनिशियल स्टेट वापस से रीगेन हो जा रही है तो डेल्टा यू 0, तो डेल्टा यू 0, क्योंकि स्टेट ही नहीं बदल रही है, स्टेट के ऊपर तो डिपेंड करने वाला है डेल्टा यू। इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या है बेटा, याद रख लेना, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब इसमें कोई बदलाव ही नहीं आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट हमने वापस से रीगेन कर ली, इनिशियल इंटरनल एनर्जी वापस से रीगेन कर ली, तो उसकी वजह से डेल्टा यू क्या हो जाएगा बेटा, 0। ओके, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं कि डेल्टा यू अगर 0 है यानी सेविंग कुछ हो ही नहीं रही है, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें कोई सेविंग नहीं हो रहा है, यानी ये 0 है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस W। इससे हमें यह पता चलना चाहिए कि अब मुझे क्या लाना है, अब मुझे लाना है ये W। क्या लाना है बेटा, W, वर्क डन मुझे लाना है। इसके लिए मेरे पास ये डायग्राम है, और जैसे ही वर्क डन आ जाएगा आपकी वैल्यू Q आ जाएगी। आई बात समझ में, आई या नहीं आई? आई। ओके, तो देखते हैं हमें लाना है वर्क डन। क्या लाना है बेटा, वर्क डन। क्या लाना है बेटा, वर्क डन। ठीक है, चलिए वर्क डन के लिए मैंने क्या आपको पढ़ाया, वर्क डन के लिए पढ़ाया एरिया अंडर द कर्व। क्या पढ़ाया मैंने बेटा, एरिया अंडर द कर्व। ओके, चलो एरिया अंडर द कर्व में इसमें ये जो ग्राफ आपके पास गिवन है जिसमें वॉल्यूम यहां पे है, प्रेशर यहां पे है, प्रेशर किलो पास्कल में है बेटा, किसमें है, किलो पास्कल में है, वॉल्यूम लीटर के अंदर है, और ये जो एरिया है, ये जो साइक्लिक प्रोसेस गिवन है उसका मुझे एरिया निकालना है। तो यहां पे बहुत साफ है,
कि ये एग्जैक्ट सर्कल है। कैसे पता चला कि मुझे डायमेंशन गिवन है 10 and 30, यहां पे भी 10 and 30 है, ठीक है। तो इसमें दोनों रेडियस, हाँ बेटा ध्यान से समझना, दो रेडियस यहां के, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है, रेडियस आपको दो लेनी पड़ेगी यहां पे, क्योंकि ये रेडियस का डायमेंशन है लीटर में और ये रेडियस का डायमेंशन है किलो पास्कल में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। कितना होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। इसमें मैंने दो आर अलग अलग क्यों रखे, ये आपको भी सीखना है। जब कभी भी साइक्लिक प्रोसेस आती है, पहली बात, दो बातें मैं बताऊंगा। साइक्लिक प्रोसेस है उसका मतलब सर्कल नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब सर्कल नहीं है। लेकिन मैंने यहां पे सर्कल क्यों माना और पाई आर स्क्वायर क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहां पे डायमेंशन गिवन है 10 and 30, 10 and 30, तो ये परफेक्ट सर्कल है, हम मान सकते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसी चीज नहीं गिवन है तो आप यहां पे दोनों आर को अलग रखोगे बेटा। क्या रखोगे, दोनों आर को अलग रखोगे, आर स्क्वायर नहीं करना है। आर स्क्वायर करोगे तो ये किलो पास्कल है, वॉल्यूम इन लीटर है और आपका आंसर जूल में है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करोगे, दोनों को अगर आप मर्ज कर दोगे तो कैसे कन्वर्जन होगा, नहीं होगा ना। तो दोनों आर को अलग रख के चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पाई आर आर, ओके, पाई आर आर में पाई की वैल्यू एज इट इज रखते हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। एरिया का मतलब क्या है, वर्क डन। एरिया का मतलब क्या है, वर्क डन। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू पाई आर एंड आर। वर्क डन का मतलब क्या है, पाई आर एंड आर। और उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ऐसे हैंडल करेंगे। देखो पाई, अब ये जो आर है, पहला वाला आर कौन सा लेंगे, तो ये कोई भी आर ले लीजिए, दोनों बार आर है, और कितना आएगा, तो कि सर यहां पे 10 है, ये 30 है, ये 10 है, ये 30 है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा यहां पे 20, तो ये 10 का होगा। तो 10 क्या, 10 लीटर और 10 किलो पास्कल, 10 लीटर और 10 किलो पास्कल। ये 10 है, ये भी तो 10 है, ठीक है, ये भी तो 10 है, लेकिन ये 10 क्या है, किलो पास्कल है, और ये 10 क्या आएगा, लीटर है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहां पे लगाएंगे, 10 किलो पास्कल इंटू 10 लीटर। आई बात समझ में दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना यहां पे मैं कैसे कर रहा हूं। पहले तो किलो पास्कल को आप पास्कल में कन्वर्ट करोगे, किलो इज अ प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 3। तो मैं यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 1 2 3 1000 हो गया, इसके बाद 10 आ गया और इसके बाद दूसरा 10 आ गया। अभी यूनिट कौन सा है, लीटर है एंड पास्कल है, ये यूनिट है आपका, ठीक है, लीटर है एंड पास्कल है। तो यहां पे कितना आया, 1 0 2 3 4 5 5 0, यानी 10 टू द पावर 5 हो रहा है। अभी ध्यान रखना कैसे इसको टैकल करते हैं, अभी ध्यान रखना है आपको कैसे टैकल करते हैं। देखो 10 टू द पावर 5 पास्कल को आप कन्वर्ट करते हो बार में, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 बार। क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 1 बार, ठीक है, क्या 1 बार, ओके। तो 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। तो इसका मतलब ये सब चला जाएगा और हम पहुंच गए यहां पे, और लीटर और बार में यूनिट सेट हुआ, लीटर एंड बार में यूनिट सेट हुआ। आई बात समझ में। तो लीटर बार को अब मुझे जूल में कन्वर्ट करना है। मुझे कैसे पता चला जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर जूल में है दोस्तों, ठीक है, पाई को पाई रहने देना है, तो आंसर जूल में है, तो इनटू क्या करोगे लीटर बार को 100, यानी आपका आंसर आया 10 टू द पावर 2 पाई जूल। ये आपका क्या है बेटा, वर्क डन है। ये आपका क्या है बेटा, वर्क डन है, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्क डन। और उतना ही आपका क्या होगा, हीट, उतना ही आपका क्या होगा बेटा, हीट। यानी ऑप्शन यहां पे कौन सा सेटअप हो रहा है, ऑप्शन यहां पे आपका सेटअप हो रहा है ये ऑप्शन सी, 10 टू द पावर 2 पाई जूल। आई बात समझ में, आया ना। देखो इसमें याद क्या रखना है, मैंने क्या बताया था, इसमें याद रखना है कि आपको साइक्लिक प्रोसेस को हर बार सर्कल लेने की गलती मत करना। अगर डायमेंशन दिया है तो ठीक है, देखो ये डायमेंशन अलग होगा, ये है एक्चुअली में, और फिर इस तरफ देखिए तो ये दूसरा डायमेंशन होगा। तो यहां पे आपका इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम था और यहां पे पास्कल था, तो ये दोनों अलग आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, आप डील कर पाओगे। आई बात समझ में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आगे,
ओके, इन द साइक्लिक प्रोसेस, ये देखो साइक्लिक प्रोसेस, वापस से साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है, सर्कल है ऐसा हमें मानना नहीं है, दोनों आर अलग लेनी है। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट में आप आंसर लिख के बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ पीवी डायग्राम, तो यहां पे पी कहां है, वी कहां है, पी इधर है, वी इधर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज, क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज। तो वर्क का मतलब होता है एरिया, वर्क का मतलब होता है एरिया। तो एरिया में हमें क्या करना है, पाई इंटू आर, क्योंकि सर्कल लग रहा है लेकिन परफेक्ट सर्कल है, ऐसा कुछ भी डायमेंशन नहीं है। तो एक आर मतलब क्या, एक आर ये है, तो इसका क्या हम लेंगे, v2 माइनस v1 बाई 2, इस आर को मैं बोलता हूं r1। तो R1 यहां पे, ये R1 है, ये R2 है, R1 यहां पे क्या लेंगे हम, V2 माइनस V1 बाई 2, और R2 हम लोग क्या लेंगे यहां पे, P2 माइनस P1 बाई 2। यस, दोनों R का डायमेंशन अलग है, R स्क्वायर करके कर ही नहीं सकते, R स्क्वायर करके करते तो कोई भी R ले लेंगे तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, और ये भी होगा, सॉरी, और ये भी होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमें क्या करके चलना है, अलग अलग आर रखना है। तो पाई पहला वाला आर क्या है, v2 माइनस v1 बाई 2, दूसरा वाला आर क्या है, दूसरा वाला आर है p2 माइनस p1 बाई 2। तो आपका आंसर यहां पे कौन सा सेट हो रहा है, पाई बाय 4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। आई बात समझ में दोस्तों, बोलो हाँ या ना। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोलो क्लियर। ओके, देख लो, लिख लो, सही से कर लो सब कुछ, देख लो, लिख लो, सही से कर लो सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए दोस्तों। क्या पूछा है, अगेन देखो, एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड द साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें ए से बी और सी सिस्टम जा रही है, ए से बी से सी। ओके, एस शोन इन पीवी डायग्राम, प्रेशर यहां, वॉल्यूम यहां। द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, अगेन वर्क डन आया भाई, अगेन वर्क डन आया। ठीक है, तो वर्क डन को कैसे करेंगे, वर्क इज इक्वल टू, वर्क डन कैसे करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एरिया। तो इसका एरिया निकालना है और आपको आंसर लाना है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद सॉल्व करोगे होमवर्क में, क्या करना है। ठीक है, तो एरिया निकालो, तो इसमें हाइट कितनी है, ये कितना है, ये सारी चीजें आपको समझनी है और आपको आंसर लाना है। कमेंट में जरूर आंसर लिखना है इसके बारे में। ठीक है, कमेंट करना यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, फिर से साइक्लिक प्रोसेस दिख रही है, देखो, अ डायग्राम 1 2 3 4, डायग्राम 1 2 3 4 1 2 4, वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम विथ चेंजिंग द प्रेशर एज शोन इन ए। shown a gas is taken along the path ABCD, A से B से C से D, A से B से C से D, A B C D, A B C D, सारी साइक्लिक प्रोसेस है। हमें पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में, कुछ भी नहीं। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, अगर इनिशियल स्टेट हमने वापस से अचीव कर ली तो डेल्टा U 0। ठीक है, तो सब में जीरो आएगा, पॉजिटिव इन ऑल 4 केस नहीं, पॉजिटिव इन यही नहीं, ऑल 4 केस, हर एक केस में जीरो आएगा। आ रही है बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ W1, W2, W3 and W4 for an ideal gas are the magnitude of the work done in isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric, रिवर्सिबल एक्सपांशन। तो सबसे पहले W1 जिसको बोला है वो है आइसोथर्मल वर्क डन, क्या बोला है बेटा, आइसोथर्मल वर्क डन। ओके, दूसरा W2 बोला है एडियाबैटिक वर्क डन, क्या बोला है, एडियाबैटिक वर्क डन बोला है।
तीसरा W3 बोला है आइसोबैरिक वर्क डन, क्या बोला है? आइसोबैरिक वर्क डन। और W4 बोला है आइसोकोरिक वर्क डन, क्या बोला है? आइसोकोरिक वर्क डन। ओके, सो आइसोकोरिक वर्क डन में क्या होता है देखो बरा, अब प्रेशर कौन सा वर्क डन ज्यादा है ये आपका क्वेश्चन है। रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है? यहां पे लिखा है रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को हम यहां पे मार्क करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक। तो सबसे पहले हम आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक लेंगे। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम बदलना नहीं चाहिए, ऐसा वर्क डन ये आएगा। वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, सिर्फ प्रेशर बदल रहा है, ठीक है, जिसमें वर्क डन क्या होता है? जीरो। वर्क डन क्या होता है? जीरो। डेल्टा भी जीरो होगा ना, तो वर्क डन जीरो ही होगा। दूसरा होगा आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज मिल रहा है, तो एरिया अंडर द कर्व, इस ये जो कर्व मिल रहा है उसके नीचे का जो एरिया है वो होगा इसका वर्क डन, ठीक है। और इसके नीचे कोई एरिया कवर अप नहीं हो रहा है क्योंकि आइसोकोरिक है। ये है आइसोबैरिक। क्या है बेटा? आइसोबैरिक, जिसका मैंने नाम दिया है यहां पे W3। और आइसोकोरिक ये हमारा W4 है, ठीक है। अब यहां पे समझना है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, इन दोनों में हमेशा ही आइसोथर्मल वर्क डन ज्यादा रहता है एडियाबैटिक से। ये हम आगे समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। ये W1 होगा और ये W2 होगा। तो एरिया अंडर द कर्व, सबसे ज्यादा एरिया कहां पे आएगा? तो वो आइसोबैरिक में आएगा। तो सबसे ज्यादा आपका वर्क डन यहां पे मिल रहा है W3, उसके बाद आएगा W1, उसके बाद आएगा W2 और उसके बाद आएगा W4, ठीक है। 1 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन डी यहां पे सेटअप हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। समझ पा रहे हो कैसे करना है? वर्क डन, हीट एंड डेल्टा यू के जब भी न्यूमेरिकल आते हैं आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने हर तरह का क्वेश्चन लेने की ट्राई की है और आपको यही चीज समझाया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है, यही आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस इन एन, किस में? एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ए एडियाबैटिक एक्सपांशन, बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, सी एडियाबैटिक कंप्रेशन और डी आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें कौन सी प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इंक्रीज, तो वो आइसोथर्मल कैसे होगा? आइसोथर्मल का मतलब ही वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल का क्या मतलब है? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये दो तो आ ही नहीं सकते। अब सवाल है यहां पे एडियाबैटिक एक्सपांशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक का क्या मतलब हुआ बेटा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक का मतलब क्या हुआ यहां पे कि डेल्टा Q जो है वो जीरो, एडियाबैटिक मतलब, तो डेल्टा U इज इक्वल टू W आ गया। Q0 एडियाबैटिक, Q0 एडियाबैटिक, समझ में आया? हाँ, Q0 एडियाबैटिक, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बताया गया कि एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन? बेटा एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, W नेगेटिव होता है। ये W नेगेटिव होगा तो डेल्टा U भी नेगेटिव होगा। डेल्टा U नेगेटिव मतलब टेम्परेचर गिरेगा। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर W नेगेटिव होगा तो डेल्टा U भी नेगेटिव होगा और डेल्टा U नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर गिरेगा, यानी T2 लेस देन T1 आएगा या TF लेस देन TI आएगा। लेकिन W अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा U भी पॉजिटिव होगा, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। इसका मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें मतलब क्या? जिसमें W ग्रेटर देन जीरो होगा। W ग्रेटर देन जीरो कब होता है? कंप्रेशन के अंदर।
वर्क डन ऑन द सिस्टम के अंदर। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर हीट आएगी, वो सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टोरेज में, स्टोरेज की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन शुड बी द आंसर। इसमें सारी चीज जो है ना वो थ्योरी कंटेंट है। आपका थ्योरी जितना मजबूत है उतना आप एमसीक्यू के अंदर फ्रीली काम कर पाओगे। समझ में आया? आपको आज का लेक्चर या सेशन कैसा लगा वो जरूर से कमेंट में आप बताइए, और इसी तरीके से मैं आगे वीडियो लेक्चर बनाता जाऊंगा। आप देखते जाना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।